सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ GTA 5 सीरीज और ये है एपिसोड 16। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने वेगोस गैंग के माफिया की फरारी चुरा ली थी और डायमंड कैसीनो के मैनेजर के साथ हाथ मिला लिया था। और मैंने आप सबसे पूछा था कि हमें $20 मिलियन का क्या करना चाहिए, तो आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स करके बोला कि सीक्रेट बेस बनाने का आइडिया सबसे बेस्ट है। तो आज वाले एपिसोड में हम लोग ट्राई करेंगे वेगोस गैंग के माफिया से डग गन बॉस की इन्फॉर्मेशन निकलवाने का। साथ ही साथ आज से हम लोग वेपन सप्लाई का भी काम करेंगे डायमंड कैसीनो के लिए। और ये सब होने के बाद हम लोग अपना नया सीक्रेट बेस देखने के लिए जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना। वीडियो का मैं 1000 लाइक्स का और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। तो आप लोग जल्दी से लाइक करो, तब तक मैं जरा लेस्टर को फोन लगाता हूँ। ऑलराइट, सो मेरी बात यहाँ पे लेस्टर से हो चुकी है और वो कह रहा है कि माइकल अभी सब कुछ छोड़ के अपने शोरूम पर आ जाओ और यहाँ पर आके मैं तुम्हें सारा सीन समझा दूंगा। तो अभी हम लोग जल्दी से अपने शोरूम पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले ना अपने घर के पास ही में एक काफी बड़ा लग्जरी कार्स का शोरूम है जो कि अभी सेल पर है। और मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ना उसको एक बार चेकआउट करके आते हैं। अगर वो शोरूम थोड़ा अच्छी प्राइस वगैरह में बिक रहा होगा तो हम लोग भी उसको खरीद लेंगे। क्योंकि देखो, जैसा कि डायमंड कैसीनो के मैनेजर ने कहा था, हमें अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। और ये पूरा गेमिंग कनेक्शंस के ऊपर चलता है, पूरी पॉलिटिक्स ही कनेक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो कनेक्शंस रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है लॉस सैंटोस के अंदर। और अभी मैं सोच रहा हूँ ना कि हम लोग अंदर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो देखे उसे खरीद लेते हैं। जितना भी पैसा लगे हम लोग फ्यूचर में प्रॉफिट वगैरह से कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी जितनी भी चीजें बिक रही है ना उन सबकी प्राइस फ्यूचर में तो डबल हो ही जाएगी। तो अगर हम लोग बाद में खरीदेंगे तो हमें महंगा पड़ेगा, और अगर हमें खरीदना ही है तो फिर अभी खरीद लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर में फिर हमारी प्रॉफिट है। ऑल्सो मुझे ये भी देखना है कि अगर इतना ही बड़ा लग्जरी शोरूम है तो उस पे कितनी गाड़ी और कौन सी गाड़ियां हैं। अगर उसके पास कोई ऐसी गाड़ी दिखी ना जो कि लिबर्टी सिटी से इंपोर्टेड है तो हम लोग जल्दी से उस गाड़ी को खरीद के अपने शोरूम पर ले चलेंगे। फिलहाल के लिए मुझे बस इस वाले टर्न से लेफ्ट लेना और वो लग्जरी कार्स का शोरूम ना यही कहीं आसपास में होना चाहिए। और शायद यही वाला शोरूम है, इसका नाम है लग्जरी ऑटोज एंड यहाँ पर काफी सारी लग्जरी कार्स हैं। रुको यार, इसका ना क्लोज से लुक लेना पड़ेगा। तो मैं अपनी बाइक को जरा साइड में लगा देता हूँ और हम लोग एक बार शोरूम के अंदर चल के देखते हैं। तो शोरूम के बाहर से मुझे यहाँ पे काफी सारी लग्जरी सुपर कार्स दिख रही हैं। यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी टेर्जो भी है और उसके साइड में एक रोल्स रॉयस भी रखी हुई है, और ये वाली शायद रोल्स रॉयस गोस्ट है। और मैंने सुना था कि इस वाले शोरूम में हर हफ्ते एक नई गाड़ी इम्पोर्ट होती है, कोई दूसरी सिटी से या फिर एक दूसरे आइलैंड से। तो देखते हैं कि आज यहाँ पे कौन सी गाड़ी इम्पोर्ट होने के लिए आई है। और एक सेकंड, यहाँ पे शायद 2 मस्टैंग जीटी रखी हुई है और ये शायद एक कोनिग्सैग जेस्को है। यार इन लोगों ने मस्टैंग जीटी कहाँ से मंगाई? मस्टैंग जीटी तो ना लॉस सैंटोस में मिलती ना लिबर्टी सिटी में, और इस वाले शोरूम के अंदर वो अवेलेबल है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ना उस गाड़ी को खरीद लेते हैं, लेकिन मैं इस मस्टैंग को अपने शोरूम के लिए खरीदने का नहीं सोच रहा हूँ। मैं इसको अपना एज अ पर्सनल व्हीकल खरीदने का सोच रहा हूँ। वैसे तो अपने पास पर्सनल व्हीकल के लिए लैम्बोर्गिनी सियान है, लेकिन मस्टैंग होना यार एक अलग ही फीलिंग देगी। मैं सच में सोच रहा हूँ कि हम लोग मस्टैंग खरीद लेते हैं। अब इसमें सोचने की क्या बात है, हम लोग शोरूम के अंदर चलते हैं। शोरूम भी अंदर से देख लेंगे, प्राइस वगैरह भी चेकआउट कर लेंगे और मस्टैंग तो हम लोग खरीद ही लेंगे। लेकिन पहले इस वाले एरिया में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ब्यूटी है और यहाँ पर इन लोगों ने 4 से 5 नागासाकी शिनोबी बाइक्स रखी हुई हैं। और मैं जिस ब्यूटी की बात कर रहा था वो ये है रोल्स रॉयस गोस्ट। और तुम लोग एक बार इसका कलर कॉम्बिनेशन देखो, रेड एंड मेटालिक व्हाइट, काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन दिक्कत की बात ये है ना कि जितनी ये गाड़ी प्यारी लग रही है उससे ज्यादा तो इसकी कीमत होगी। फिलहाल हम लोग आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी टेर्जो है जो की एकदम शायद बेस वाला वेरिएंट है, यहाँ पे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन इस तरफ में यहाँ पे एक बुगाटी शिरोन, और इस वाली का कलर कॉम्बिनेशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन बुगाटी से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक बुगाटी शिरोन तो अपने शोरूम पर ही रखी हुई है। बाकी शोरूम ना अंदर से सच में बहुत ज्यादा प्रीमियम है। हर जगह इन लोगों ने अपना मेन फोकस लाइटनिंग के ऊपर रखा हुआ है, और आधे से ज्यादा शोरूम का स्पेस इन लोगों ने लग्जरी कार से भरा हुआ है, जिससे कि नए कस्टमर्स काफी इजीली अट्रैक्ट होते हैं। नाइस, काफी ज्यादा अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, आई एम रियली इंप्रेस्ड। फिलहाल हम लोग इस शोरूम के मेन सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर एक कोनिग्सैग जेस्को रखी हुई है जिसके ऊपर मेटालिक रेड पेंट लगा हुआ है, और काफी प्रीमियम क्वालिटी का मेटालिक पेंट यूज करा गया है। यहाँ पे सारी लाइटनिंग के रिफ्लेक्शंस वगैरह आ रहे हैं। गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। मेरा इंटरेस्ट तो यहाँ पर इस मस्टैंग में आ रहा है। और यहाँ पर भी मस्टैंग के 2 वेरिएंट रखे हुए हैं, जिनमें से एक तो ये क्रीम कलर का है और इसका इंटीरियर सच में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये वाली गाड़ी और ये जो पीछे स्टेज के ऊपर रखी हुई है, इन दोनों में फर्क क्या है? ओके, तो मेरी बात अभी यहाँ पे सेल्स मैनेजर से हो चुकी है और ये मुझे बता रहा है कि जो ये गाड़ी स्टेज के ऊपर रखी हुई है ना, ये मस्टैंग जीटी का टॉप वेरिएंट है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिजिटल फीचर्स मिलेंगे जैसे जीपीएस वगैरह, लेकिन ये वाला जो बेस वेरिएंट है ना, इसके अंदर बस ये सारे फीचर्स नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे प्राइस में एक जरूर मैसिव डिफरेंस है। तो जो ये बेस वेरिएंट है वो हमें मिलेगा $90,000 का, और जो ये टॉप क्लास वेरिएंट है वो हमें मिलेगा $150,000 का। अब मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं ये मस्टैंग अपने शोरूम के लिए लेता ना तो फिर मैं बेस वेरिएंट लेता $90,000 का। लेकिन क्योंकि हम लोग ये अपनी गाड़ी खुद के लिए ले रहे हैं तो फिर मैं टॉप क्लास वेरिएंट के साथ जाऊंगा जो कि है $150,000 का। लेकिन $150,000 पे करने से पहले मैं एक बार इस गाड़ी को अंदर से देखना चाहता हूँ, क्योंकि गाड़ी जो है ना बाहर से बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, लेकिन मुझे एक बार अंदर से देखना है कि इसका इंजन वगैरह कैसा साउंड करता है और मैं किस चीज के लिए पैसा दे रहा हूँ। इंजन को
ओ भाई साहब, तुम लोगों ने जस्ट अभी वो आवाज सुनी जो इसके इंजन को स्टार्ट करने पर आई? अगर नहीं सुनी ना तो 5 सेकंड पीछे जाकर सुनो भाई साहब। दिस इज व्हाट $150,000 लुक लाइक। अभी एक बार इंटीरियर के ऊपर लुक ले लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें बेसिक मस्टैंग का इंटीरियर दिख रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ नॉर्मल मॉडिफिकेशंस भी है क्योंकि ये टॉप क्लास वेरिएंट है। थोड़े बहुत यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह भी है, लेकिन हम लोग एक बार इंटीरियर के अंदर से इंजन को रेव देते हैं। भैंस क्या, इसका इंजन इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर वाइब्रेशन फील हो रही है इंजन को रेव देते टाइम। और अब जरा सोचो कि अगर हम लोग इस गाड़ी को स्ट्रीट रेस में ले जाकर ये करें, भाई पूरी ऑडियंस की नजर हमारी गाड़ी के ऊपर होगी क्योंकि इसके इंजन के साउंड को सुन के ऐसा लग रहा है ना कि कोई शैतान है जो कि दौड़ रहा है। दिल तो जीत लिया इस गाड़ी ने और मैंने भी मन बना लिया कि हम लोग इसी वाली गाड़ी को खरीदने वाले हैं। हालांकि मुझे ना इस गाड़ी का कलर उतना ज्यादा खास नहीं लग रहा है, लेकिन उसको तो हम लोग बाद में कभी भी बेनी से चेंज करवा सकते हैं। और अभी तो हमें इस गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह भी करवाना पड़ेगा, साथ ही साथ नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन भी। तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो फिलहाल जल्दी से अपनी गाड़ी का पेमेंट करते हैं। तो चलो गाइस, अभी मैंने इस बंदे को यहाँ पे $1,50,000 का पेमेंट कर दिया और ये मुझे बता रहा है कि इसने अपनी मस्टैंग जीटी को शोरूम के बाहर वाली साइड में निकलवा के रेडी करवा दिया है। तो फिर हम भी बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी मस्टैंग जीटी को उठा के और फिर हम लोग निकलते हैं अपने शोरूम के लिए। बाकी सामने जो आप लोग रोल्स रॉयस देख रहे हो ना, मेरा बहुत मन था उस गाड़ी को लेने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो किसी और दिन सही। ऑल्सो मैंने इस बंदे से शोरूम की प्राइस वगैरह के बारे में पूछा था, तो ये मुझे बता रहा है कि अगर आपको सिर्फ शोरूम चाहिए तो $150 मिलियन का पड़ेगा, और अगर सारी लग्जरी कार्स के साथ शोरूम चाहिए तो $500 मिलियन का। अब भाई इतना महंगा शोरूम, अभी इतना तो हमें पूरे साल का भी प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। और लग रहा है ना इस शोरूम को खरीदने के लिए तो हमें कम से कम 2-3 बैंक लूटने पड़ेंगे। चलो ठीक है, अभी हम लोग अपनी मस्टैंग को ढूंढते हैं और शायद यहीं पर इस बंदे ने अपनी मस्टैंग को रखवाया है। वैसे जो ये ब्लू कलर है ना, ये शोरूम के अंदर उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना ये बाहर की सनलाइट में अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ इस गाड़ी का कलर चेंज करवाने का। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हमें इस गाड़ी का कलर चेंज करवाना चाहिए या फिर नहीं। अभी अगर हम लोग अपने इंडिया में होते ना तो हम लोग अभी इस गाड़ी को लेके पहले मंदिर जाते, जो कि सच में काफी ज्यादा अच्छा कल्चर है और गाड़ी भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। फिलहाल हम लोग इस गाड़ी को लेके चलते हैं सीधा अपने शोरूम पर, जहाँ पर लेस्टर और बेनी हमारा वेट कर रहे हैं। लेकिन कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि ये गाड़ी बिल्कुल भी ठोके ना, नहीं तो नई की नई गाड़ी का कलेश हो जाएगा। और ये पुलिस का सायरन कहाँ से बज रहा है भाई, पुलिस वालों की गाड़ी यहाँ पे फंसी पड़ी है। लेकिन एटलीस्ट ये गाड़ी अभी हमारे पीछे तो नहीं है, और हम लोगों ने ना इतने सारे कांड करे हुए हैं कि किसी भी पुलिस की गाड़ी को देख के एकदम से डर लगता है। तो अपना शोरूम तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इस गाड़ी को भगाते हैं और सीधा अपने शोरूम पर चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं अपने शोरूम पर पहुंच चुका हूं, लेकिन मैं इस गाड़ी को अंदर नहीं ले जाने वाला क्योंकि जितनी बार हम लोग कोई भी गाड़ी गैराज के अंदर ले जाते हैं ना, वहाँ पे ऑलरेडी काफी सारी गाड़ियां होती हैं रिपेयरिंग के लिए और वहाँ पे ऑलरेडी स्पेस की काफी दिक्कत है। तो अभी के लिए हम लोग इस गाड़ी को इस पब्लिक पार्किंग के अंदर पार्क कर देते हैं, और जब इस गाड़ी का नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस हो जाएगा तब हम लोग इस गाड़ी को लेके घूम सकते हैं। वैसे शोरूम के अंदर जाने से पहले हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में जाके मस्टैंग ओपी लिख दो, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और यहाँ पर देख के लग रहा है ना कि बुगाटी चिरॉन के अलावा अपनी जितनी भी और गाड़ियां थी ना वो सबकी सब बेच चुकी हैं, जिसकी वजह से शोरूम थोड़ा सा खाली लग रहा है। बाकी ऊपर की तरफ में यहाँ पे मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी है, लेकिन सामने की तरफ देखो फरारी एकदम रिपेयर होकर रेडी हो चुकी है। बट एक सेकंड, फरारी तो ठीक है, यहाँ पर एक येलो कलर की रेंज रोवर भी रखी हुई है और यहाँ पे एक नंबर प्लेट पे नाम लिखा हुआ है जिसके ऊपर वैगॉस लिखा हुआ है। वेट, येलो कलर की गाड़ी और वैगॉस गैंग की सारी गाड़ियां येलो कलर की होती हैं, और शायद जो ये बंदा सामने खड़ा है ये वैगॉस गैंग के माफिया का बॉडीगार्ड है जो कि सीधा अपने शोरूम पर आ गया उस फरारी को ढूंढता हुआ। हम लोग एक बार लेस्टर से बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मेरी बात यहाँ पे लेस्टर और बेनी से हो चुकी है और ये दोनों कह रहे हैं कि उस बॉडीगार्ड को देख के टेंशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो यहाँ पे हमसे कोई जबरदस्ती करने नहीं आया है, बल्कि उसे तो वैगॉस गैंग के माफिया ने ये बोलकर भेजा है कि यहाँ पे वायलेंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ एकदम शांति से सेटल डाउन हो जाना चाहिए। और वो फरारी वापस मांग रहा है, साथ ही साथ वो हमारी सारी मांगे पूरी करने के लिए तैयार है। तो ठीक है, फिर अगर वो लोग भी शांति रखना चाहते हैं तो हम लोग भी शांति रखते हैं। और पीछे आप लोग जो ये मैप देख रहे हो ना, लेस्टर बोल रहा है कि ये है अपने नए सीक्रेट बेस का मैप। एंड ये दोनों मुझे बता रहे हैं कि अभी फ्रैंकलिन और ट्रेवर देखने गए सीक्रेट बेस को, और जो भी सीक्रेट बेस इस वाले मैप से फिट बैठता है हम लोग उस वाले सीक्रेट बेस को सिलेक्ट कर लेंगे। और जब तक वो दोनों सीक्रेट बेस सिलेक्ट करेंगे तब तक हम लोग वैगॉस गैंग के माफिया से मिलकर आ जाएंगे। तब तक के लिए मैं एक बार आपको उसकी फरारी दिखा देता हूँ, जो कि सच में बहुत ज्यादा क्लीन और एकदम नई जैसी लग रही है। बेनी ने बहुत बढ़िया काम करा है। मुझे तो पता है इस गाड़ी के लिए प्रॉपर इमेजेस याद है जब इसके ऊपर इतनी बुलेट्स वगैरह लगी हुई थी, और अभी लग ही नहीं रहा कि गाड़ी को कभी एकदम स्क्रैच वगैरह भी आए थे। फिलहाल के लिए हम लोग वैगॉस गैंग के माफिया से मिलने चलते हैं और इस बॉडीगार्ड से बात करते हैं। तो
तो चलो गाइस, अभी मेरी बात यहाँ पे वेगॉस गैंग के बॉडीगार्ड से हो चुकी है और ये कह रहा है कि हमें जहाँ पे जाना है ना वो एकदम ही सीक्रेट बेस वाली लोकेशन है। मतलब कि लॉस सैंटोस के अंदर नहीं है, लॉस सैंटोस के बाहर वाले एरिया में इनका सीक्रेट बेस है। तो हमें लॉस सैंटोस के बाहर तो जाना पड़ेगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ना हम लोग डायमंड कैसीनो के मैनेजर से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो वेपन हमें सप्लाई करनी है ना वो भी लॉस सैंटोस के अंदर से हमें उठानी है और उनको लॉस सैंटोस के बाहर जाके डीलर्स को सप्लाई करनी है। अच्छी बात यह है ना कि वेपन सप्लाई करने की भी हमें सैलरी मिलेगी, मतलब वेपन तो हमें मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ एक सैलरी भी मिलेगी, क्योंकि जो काम है वो बहुत रिस्की है। अभी शुरुआत में हमें बस लॉस सैंटोस के वेपन्स वगैरह डिलीवर करने होंगे, बाकी फ्यूचर में जब कोई बड़ा खतरनाक सा वेपन आएगा उसको हमें लिबर्टी सिटी भी सप्लाई करना पड़ेगा। वैसे मैं जो ये रेंज रोवर ड्राइव कर रहा हूँ ना, इसकी हैंडलिंग बड़ी अजीब सी है, मतलब बहुत ही अलग तरीके का मॉडिफिकेशन करवाते हैं वेगॉस गैंग वाले अपनी गाड़ियों में। और इसका एक रीजन ये भी है ना कि इन लोगों की बहुत बार गैंग वॉर या फिर गैंग फाइट्स होती रहती है, तो इनकी गाड़ियां उस हिसाब से मॉडिफाई होती हैं जिससे कि ये लोग स्पीड में निकल पाए। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और सीधे चलते हैं डायमंड कैसीनो के मैनेजर के पास। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ पहुंच चुका हूँ डायमंड कैसीनो में और अभी आप लोग देख सकते हो डायमंड कैसीनो का रेनोवेशन चल रहा है। मतलब कि मैनेजर पूरा पैसा लगा रहा है इसको इम्प्रूव करने के लिए। और मुझे जहां तक याद है उसने बोला था कि तुम्हें डायमंड कैसीनो के पीछे वाली साइड में आना है, वहीं पर हम लोग मिलेंगे। और यहाँ पर तो मुझे नहीं दिख रहा, शायद हमें सबसे पीछे वाली एंट्रेंस पे जाना होगा जहाँ पर इन लोगों का ग्राउंड है। और ये वाला एरिया ना डायमंड कैसीनो का सबसे वीआईपी एरिया, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलती है जो कि डायमंड कैसीनो के अंदर काम करते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे शायद डायमंड कैसीनो का मैनेजर मिल चुका है जो कि यहाँ पे तालाब में फिशिंग कर रहा है। ऑलराइट, सो हम लोग अपनी रेंज रोवर को यहीं पर छोड़ देते हैं और एक बार डायमंड कैसीनो के मैनेजर से पूछते हैं कि यहाँ पे वेपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या सीन है। तो चलो गाइस, मेरी बात यहाँ पे डायमंड कैसीनो के मैनेजर से हो चुकी है और ये मुझे बता रहा है कि माइकल तुम जो ये काम करने जा रहे हो ना इसके लिए बहुत तगड़ा जिगरा चाहिए पड़ता है। और ये बोल रहा है कि मैंने तुम्हें जो ये बैग दिया है ना इसके अंदर कुछ असॉल्ट राइफल्स हैं और कुछ मिनी गन्स हैं जो कि तुम्हें पलीटो बे के पोस्टल एरिया में सप्लाई करनी है। वहां पर एक छोटा सा पोस्टल ऑफिस है जो की एक्चुअली एक गन का वेयर हाउस है और वहाँ पे सारे इलीगल वेपन ट्रेड होते हैं। अब ये वेपन सप्लाई करने का काम तो काफी ईजी है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है। पलीटो बे जाने के लिए हमें लॉस सैंटोस का नेशनल हाईवे क्रॉस करना पड़ेगा और लॉस सैंटोस के नेशनल हाईवे पे पुलिस डिपार्टमेंट ने चेक पोस्ट लगा रखी है चेकिंग करने के लिए। लेकिन ये बोल रहा है कि इसने उस चीज का भी इंतजाम कर लिया है। चेकिंग सिर्फ उन्हीं बंदों की होगी जो कि 4 व्हीलर्स में और जो लोग ब्रिज क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन चेकिंग उनकी नहीं होगी जो कि 2 व्हीलर्स में या फिर ब्रिज के नीचे वाली साइड से जाते हैं। जिसके लिए इसने डायमंड कैसीनो के 2 बंदों को चेक पोस्ट वाले ब्रिज के नीचे खड़ा करवा दिया है जो कि अपनी बाइक लेकर हमारे लिए रेडी रहेंगे। तो जैसे ही हम लोग चेक पोस्ट वाले ब्रिज पर पहुंचेंगे, हम लोगों को ऑफ रोड वाले रास्ते पे जाना है। वहां पर हमारे 2 बंदे वेट कर रहे होंगे जिनसे कि हमें बाइक लेना है और फिर हम लोग उसी वाले ऑफ रोड रास्ते का यूज करके सीधा पलीटो हाईवे के लिए निकल सकते हैं बिना चेक पोस्ट की नजर में आए। भाई साहब, इस बंदे ने यहाँ पे एकदम टॉप लेवल प्लान बनाया है। ऐसे ये बंदा डायमंड कैसीनो का मैनेजर नहीं है और ये कह रहा है कि जब तुम्हारी सप्लाई सक्सेसफुल हो जाना तो एक बार डायमंड कैसीनो में आकर मुझसे वापस से मिल लेना, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी दे दूंगा और कुछ पावरफुल वेपन्स भी दे दूंगा। तो चलो फिर हम लोग भी जल्दी से काम पे लग जाते हैं, क्योंकि अभी पहले हमें वेगॉस गैंग के माफिया से भी मिलना है और उससे मिलने के बाद हम लोग निकल जाएंगे सीधा पलीटो हाईवे के लिए जहाँ पर हमें ये सारे वेपन्स को सप्लाई करना है। बिना टाइम वेस्ट करे मैं अपनी रेंज रोवर को भगाता हूँ और हम लोग चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के नेशनल हाईवे की तरफ। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग लॉस सैंटोस के नेशनल हाईवे को क्रॉस कर चुके हैं एंड जल्दी ही हम लोग पलीटो हाईवे को भी टच कर लेंगे। और आप लोग सामने जो ये ब्रिज देख रहे हो ना, यही है वो वाला ब्रिज जहाँ पर डायमंड कैसीनो के मैनेजर ने कहा था कि चेक पोस्ट लगी हुई है और यहाँ पे पुलिस चेकिंग वगैरह कर रही है, लेकिन अभी तक तो मुझे यहाँ पे कोई भी दिख नहीं रहा है। शायद उन लोगों ने ब्रिज के एकदम एंड में चेक पोस्ट लगाई होगी, क्योंकि अगर वो लोग ब्रिज के सेंटर में चेक पोस्ट लगा देंगे तो पूरी सिटी का ट्रैफिक यहीं पर इसी वाले ब्रिज पर जैम हो जाएगा। फिलहाल सामने की तरफ मुझे जरा सा ट्रैफिक जैम दिख रहा है। वेट, मुझे यहाँ पे शायद चेक पोस्ट भी दिख रही है। हम लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी को साइड में लगा लेते हैं और अपनी स्नाइपर राइफल से जूम इन करके देखते हैं कि आगे क्या सीन है। और यहाँ पे सच में काफी बड़ा ट्रैफिक जाम मुझे लगा हुआ दिख रहा है और यहाँ पर इन लोगों ने मिलिट्री वालों को भी बुला रखा है चेक पोस्ट पर। और यहाँ पर इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है कि कोई भी बंदा यहाँ पे होशियारी दिखा के अपनी गाड़ी को नहीं निकाल सकता। सबको अपनी अपनी चेकिंग करवानी पड़ेगी। हम लोग ने एकदम सही टाइम पे रुक गए। अगर गलती से भी थोड़ा सा आगे चले जाते ना तो ये चेक पोस्ट वाले बंदे अपनी गाड़ी को सीज कर लेते। फिलहाल हम लोग ब्रिज के ऑपोजिट साइड में जा रहे हैं, क्योंकि ये बॉडीगार्ड कह रहा है कि वेगॉस गैंग के माफिया का सीक्रेट बेस भी इसी ब्रिज के नीचे वाली साइड में है। लेकिन यार इन लोगों ने काफी आउटर एरिया में अपना सीक्रेट बेस बनाया हुआ है। वैसे इसका एक एडवांटेज भी है कि इनके ऊपर पुलिस वगैरह की चेकिंग नहीं होगी, बट इस जंगल वाली एरिया में कहां पर इन लोगों ने अपना सीक्रेट बेस बना लिया। यहाँ पर शायद इन लोगों ने कोई कैंप वगैरह लगा के रखा होगा। जंगल के अंदर ये लोग अपार्टमेंट तो लेकर नहीं आ सकते ऑफ कोर्स। और ये बॉडीगार्ड कह रहा है कि हमें थोड़ा सा और आगे की तरफ जाना है जहाँ पे नदी पड़ती है, वहीं पर इनका सीक्रेट बेस है। तो नदी तो अपने सामने ही है और हम लोग ब्रिज के एकदम नीचे की तरफ भी है। थोड़ा सा अपनी गाड़ी को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि इनका टेंट या फिर कैंप कहाँ पर लगा हुआ है। और वेट, ये सेकंड वाला ब्रिज कब बन गया? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पे। बाकी इस नदी का पानी कितना ज्यादा साफ है। और एक सेकंड, ये वाला कौन सा गेट है?
और यहाँ पर दो गैंग मेंबर्स भी खड़े हुए हैं और ये बॉडीगार्ड कह रहा है कि हमें अपनी गाड़ी को इसी गेट के थ्रू ले जाना है। वेट, इन लोगों ने यहाँ पे एक अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस बनाकर रखा हुआ है और यहाँ पर एक टनल जा रही है जो कि माउंटेन के अंदर जाती है। भाई क्या कर रहे हैं हम लोग? असली सीक्रेट बेस तो वेगॉस गैंग ने बना के रखा हुआ है। लिटरली इनका पूरा सीक्रेट बेस एक माउंटेन के अंदर है और यहाँ पर तो कोई सोच भी नहीं सकता। फिलहाल के लिए हम लोग इनके सीक्रेट बेस के अंदर चलते हैं और यही है क्या वेगॉस गैंग का माफिया? अबे चल बे, इसकी शक्ल तो असिस्टेंट जैसी है। माफिया तो पक्का अंदर की तरफ होगा। एक बार हम लोग अंदर चल के देखते हैं और शायद यही है वेगॉस गैंग का माफिया। एक बार जल्दी से इससे बात करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो मेरी बात यहाँ पे वेगॉस गैंग के माफिया से हो चुकी है और फरारी के एक्सचेंज में मैंने यहाँ पे इससे डगन बॉस के बारे में बात करी और ये मुझे बता रहा है कि डगन बॉस एक्चुअली लिबर्टी सिटी से निकाला जा चुका है। अब इसके कहने का मतलब ये है कि लिबर्टी सिटी में डगन बॉस का भाई यानी कि थ्रॉन्टन डगन का राज चलता है और इन दोनों भाइयों की आपस में ज्यादा नहीं बनती है। इसी वजह से थ्रॉन्टन डगन ने डगन बॉस को लिबर्टी सिटी से निकाल दिया था, जिसके बाद डगन बॉस काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। लेकिन अभी भी उसके पास लॉस सैंटोस में काफी सारे कनेक्शंस थे और टेररिस्ट की आर्मी थी। लेकिन इतने सबसे भी उसका पेट नहीं भरा था क्योंकि उसके हाथ से लिबर्टी सिटी जा चुका था। वो लॉस सैंटोस को अपने कब्जे में करना चाहता था और इसी वजह से डगन बॉस प्लान कर रहा था एफआईबी की बिल्डिंग के अंदर ब्लास्ट करने का, क्योंकि उसके बाद उसे पूरे लॉस सैंटोस का डेटाबेस मिल जाता और फिर वो लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट को और पूरे सिटीजन को ब्लैकमेल करके अपने कब्जे में कर लेता। लेकिन वैसा नहीं हो पाया क्योंकि हम लोगों ने एफआईबी की बिल्डिंग के अंदर ब्लास्ट करके वो कंटेनमेंट ड्राइव निकाल ली जिसके अंदर पूरे लॉस सैंटोस का डेटाबेस है। और उसी ड्राइव को ढूंढते हुए डगन बॉस लॉस सैंटोस में फ्रैंकलिन के घर पे आ गया था और ये कह रहे कि जितना इसको पता था उतना इसने हमें डगन बॉस के बारे में बता दिया है। अब इससे ज्यादा इसको कुछ भी नहीं पता। मतलब कि डगन बॉस यहाँ पे लॉस सैंटोस में बिजनेस करने नहीं आया है। डगन बॉस एक तरीका ढूंढ रहा है किसी भी तरीके से पूरे लॉस सैंटोस को अपने कब्जे में करने का। और डगन बॉस से भी बड़ा माफिया थ्रॉन्टन डगन जो कि डगन बॉस का भाई है, उसका राज चलता है लिबर्टी सिटी के अंदर। जब तक हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं डगन बॉस अभी भी कहीं बैठकर लॉस सैंटोस के ऊपर टेक ओवर करने का प्लान कर रहा होगा। हमें यहाँ पे डगन बॉस को रोकना नहीं होगा, हमें यहाँ पे डगन बॉस को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि डगन बॉस एक तरीके से पागल हो चुका है और वो कुछ भी कर सकता है लॉस सैंटोस को अपने कब्जे में करने का। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इस बंदे को बोलता हूँ कि अगले 2 दिन में बेनिस की फरारी यहाँ पर छोड़ के चला जाएगा। सो अभी हमारी बात पूरी हो चुकी है वेगॉस गैंग के माफिया से। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि अभी जब तक हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं ना, डगन बॉस अभी भी कहीं पर बैठकर प्लान कर रहा होगा। फिलहाल हम लोग अभी अपना काम जल्दी से खत्म करते हैं। तो डायमंड कैसीनो के मैनेजर ने कहा था कि इस वाले ब्रिज के उस तरफ में 2 बंदे हमारा वेट कर रहे होंगे अपनी बाइक के साथ में। तो अब इस रेंज रोवर को सीधा ब्रिज के उस तरफ भगाकर लेकर चलते हैं। और एक सेकंड, ये रेंज रोवर यहाँ पर कैसे चढ़ेगी? यहाँ पे ये इतनी बड़ी चट्टान है। वेट, ये तो रेंज रोवर है ना, ये तो इजिली चढ़ सकती है और सच में ये तो काफी इजिली इस चट्टान के ऊपर चढ़ गई है। भाई मानना पड़ेगा, ऑफ रोडिंग में कोई भी गाड़ी ले जाओ लेकिन रेंज रोवर की बात ही अलग है। फिलहाल हम लोगों ने ब्रिज यहाँ पे क्रॉस कर लिया और ये काफी जंगली सा एरिया है और यहाँ पे काफी सारे जंगली जानवर भी हैं, शेर, हिरण वगैरह। एक मिनट, यही तो डायमंड कैसीनो के बंदे नहीं है ना भाई? पता चला डायमंड कैसीनो वाले एनिमल्स को भेज रहे हैं। खैर अपनी गाड़ी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। और एक सेकंड, यहाँ पे एक पत्थर आ गया गाड़ी के सामने। दूसरी तरफ चलते हैं और क्या ही बढ़िया ड्राइविंग करता हूँ यार, मतलब मानना पड़ेगा। ठीक है मेरी गलती नहीं है, यहाँ पे गाड़ी ऐसी है। फिलहाल मुझे यहाँ पे कुछ बंदे खड़े दिख रहे हैं और शायद यही है वो बंदे। यहाँ पे एक बाइक भी खड़ी हुई है, पक्का यही बंदे जो की डायमंड कैसीनो वाले हैं। जल्दी से इनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि पलीटो हाईवे के लिए कौन सा रास्ता जाता है। ऑल राइट गाइस, तो मेरी बात अभी इन बंदों से हो चुकी है और ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें बस अपनी बाइक को उठाना है और ऊपर वाले टर्न से लेफ्ट मुड़ना है। उसके बाद तुम पुलिस की बिना नजर में आए उनकी चेक पोस्ट को भी क्रॉस कर दोगे और तुम जिस रास्ते पे जाओगे वो कहलाएगा पलीटो हाईवे। और वो रास्ता सीधा जाता है पोस्टल ऑफिस की तरफ जहाँ पर हमें सारी गन्स को सप्लाई करना है। तो अपना रास्ता एकदम सिंपल है, एक बार चेक पोस्ट को क्रॉस कर लिया तो अभी हम लोग जल्दी से इस बाइक के ऊपर बैठते हैं। और ये वाली बाइक भी शायद वही नागासाकी शिनोबी है जो की हम लोगों ने उस लग्जरी ऑटोज के शोरूम में देखी थी। फटाफट से अपना हेलमेट भी लगा लेते हैं। बट शायद ये वाली बाइक ना थोड़ी सी मॉडिफाइड है या फिर पता नहीं कोई दूसरा वेरिएंट होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं और हम लोग अभी ऊपर वाली साइड पर आ चुके हैं। हमें बस यहाँ से सीधा सीधा चलना है और आगे वाले टर्न से लेफ्ट लेना है। बाकी आप लोग लेफ्ट की तरफ में देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज्यादा खतरनाक टाइट सिक्योरिटी है चेक पोस्ट के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे अपना 600 IQ यूज करके इजीली निकल पा रहे हैं। अब इससे पहले कोई चेक पोस्ट वाला गार्ड हमारे ऊपर शक करने लगे, हम लोग अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाते हैं और सीधा निकलते हैं पलीटो बे के लिए। और अभी हम लोग जिस हाईवे पे जा रहे हैं ना वो कहलाता है पलीटो हाईवे। ऑल्सो आप में से जितने भी लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा ना तो वीडियो को रोको, अभी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जरूर से मिल जाएगा क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम पे भी 200 फॉलोअर्स पहुंचने वाले हैं। और मैं अपने लॉन्ग वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स अपने इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूं, तो अगर आप लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो। फिलहाल के लिए मैं अपनी बाइक को भगाता हूं और हम लोग चलते हैं सीधा पलीटो बे के लिए। ओके, तो अभी मैं अपनी बाइक को भगाता हुआ पहुंच चुका हूँ जंगल वाले रास्तों में। एंड यहाँ पर जो सामने आप लोग शहर देख रहे हैं ना वही है पलीटो बे। और मैंने जंगल वाला रास्ता इसलिए चूज करा क्योंकि बीच हाईवे में काफी सारे पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे और उनको ये बैग देख के शक हो सकता था। चलो ठीक
ठीक है, जैसा भी है हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं पलीटो बे, और सामने आप लोग जो ऑफिस देख रहे हो ना वही है पलीटो बे का पोस्टल ऑफिस। यहीं पे हमें अपनी वेपन्स को डिलीवर करना है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने सारे एम्प्लॉयज हैं। एंड यहाँ पर ट्रक भर भर के कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को बाहर निकाला जा रहा है। अब देख के लग रहा है कि ये सारे मेल बॉक्सेस हैं, लेकिन इन सब के अंदर वेपन्स हैं और कोई आम वेपन्स नहीं है। और ये वेपन्स लॉस सैंटोस के अंदर भी नहीं मिलते। ये सारे वेपन्स लाए जाते हैं सैंडी शोर से, वाइस सिटी से और लिबर्टी सिटी से, और यहाँ पर इलीगली इम्पोर्ट करे जाते हैं। फिलहाल हम लोग पोस्टल ऑफिस के अंदर चलते हैं। एंड यहाँ पर कोई एम्प्लॉय वगैरह नहीं बैठा क्या, हमें डायरेक्ट शायद गन्स को वेयर हाउस के अंदर सप्लाई करना होगा। बाकी यहाँ पे इतने सारे सिटीजन्स बैठे हैं, ये लोग शायद वो हैं जो कि एक्चुअली यहाँ पे मेल्स वगैरह डालने के लिए आते हैं। और वेट, हम लोग गलती से कैंटीन में घुस गए हैं। आगे वाले रूम में चलना है हमें, जो कि यही है वेयर हाउस। यहीं पे हमें अपनी गन्स को रखना है। अभी जल्दी से एक बार अंदर चल के देखते हैं कि वेयर हाउस कैसा है। और यहाँ पे सामने काफी बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हुए हैं हमारे चारों तरफ, और यहाँ पर राइट में पूरी वेपन केस इन्वेंट्री रखी है। और यहाँ पर भर भर के बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं जिनके अंदर गन्स लोडेड है। यहाँ पर मशीन गन्स है और बहुत सारा एमओ वगैरह भी पड़ा हुआ है। बाकी इस तरफ में कुछ लॉक्ड बॉक्सेस हैं और शायद इनके अंदर और एम्यूनिशन वगैरह होगा या फिर ग्रेनेड्स होगा। फिलहाल के लिए हमें अपने बैग को यहीं पर छोड़ना है जिसके अंदर वेपन्स हैं, तो अपने बैग को जल्दी से यहीं पर छोड़ देते हैं। तो चलो गाइस, अभी मैंने अपने बैग को यहीं पर छोड़ दिया है, बट मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा कि इन ग्रीन बॉक्सेस के अंदर क्या है। बाकियों के अंदर तो एम्यूनिशन और वेपन्स अवेलेबल है, बट शायद इनके अंदर रॉकेट लॉन्चर वगैरह होगा। बाकी जो ये वेयर हाउस है ना, ये सच में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड जगह पर है और कोई सोच भी नहीं सकता। अगेन इलीगल आइटम्स बहुत इजीली ट्रेड हो सकते हैं यहाँ पे। और एक बार पीछे वाले रूम में चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ऑफिस रूम लिखा हुआ है। फटाफट से इसका गेट खुल के अंदर चलते हैं। और एक सेकेंड, यहाँ पे काफी सारे एम्प्लॉयज हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं। निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो ऑकवर्ड हो जाएगा। फिलहाल के लिए अपने वेपन सप्लाई का काम तो सक्सेसफुल हो चुका है। अभी हम लोग पोस्टल ऑफिस से बाहर निकलते हैं और अपनी बाइक पे बैठ के वापस से चलते हैं लॉस सैंटोस की तरफ। फिर हमें डायमंड कैसीनो के मैनेजर को भी बताना है कि हम लोगों ने वेपन्स को सक्सेसफुली सप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद पता नहीं वो हमें कौन सी जॉब देने वाला है, बट जैसा भी है हमें यहाँ पे पावरफुल वेपन्स भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ सैलरी भी मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पर एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में जाके शैडो भी लिख दो, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि इस बंदे ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। ऑल्सो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक कर दो। एपिसोड का एम है 1000 लाइक्स का। लास्ट एपिसोड पे 24 घंटे में 1500 लाइक्स हो गए थे, और क्योंकि हमारा लाइक गोल कंप्लीट हो गया था इसलिए मैं ये वाला एपिसोड और भी जल्दी ला पाया। तो आप लोग इस वाले एपिसोड का भी लाइक गोल कंप्लीट करवा दो, तो अगले संडे तक नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। और अगर आप लोगों ने 2000 लाइक्स करवा दिए तो फिर और भी जल्दी आ सकता है। फिलहाल के लिए मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाता हूँ और हम लोग चलते हैं सीधा डायमंड कैसीनो के मैनेजर से बात करने के लिए। राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग दोबारा से पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस में। सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो डायमंड कैसीनो भी है। मुझे बस इस वाली लेन को क्रॉस करना है। और भाई साहब यहाँ पे कितना ज्यादा ट्रैफिक है। इस वाले टाइम पे ना लॉस सैंटोस में काफी ज्यादा ट्रैफिक मिलता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, हमें तो खतरों से खेलने की आदत है वैसे भी। एंड डायमंड कैसीनो के मैनेजर ने कहा था कि वो हमें बैक साइड वाली पार्किंग पे मिलेगा, तो ये तो फ्रंट साइड की पार्किंग है। हमें यहाँ से बस एक लेफ्ट टर्न लेना है और हम लोग पहुंच जाएंगे बैक साइड वाली पार्किंग पर। और एक सेकंड, ये तो यहीं पे खड़ा हुआ है। चलो ठीक है, और भी अच्छी बात है, हम लोग अपनी गाड़ी को यहीं पर लगा देते हैं और फटाफट चलते हैं इससे बात करने के लिए। ऑल राइट, सो मेरी बात यहाँ पे अभी डायमंड कैसीनो के मैनेजर से हो चुकी है और ये कह रहा है कि तुमने जो काम करा है उसका तुम्हें एक बहुत बड़ा कट मिलने वाला है। जो गन्स हमने सप्लाई करी थी वो $50 मिलियन की थी, और अभी ये बोल रहा है कि $50 मिलियन में से एटलीस्ट तुम्हें $10 मिलियन का कट मिल जाएगा, जो कि शाम तक तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ ये मुझे बता रहा है कि इसने कुछ खतरनाक और पावरफुल से वेपन्स हमारे शोरूम पर भिजवा दिए हैं, जो कि अभी तक लेस्टर के पास डिलीवर हो गए होंगे। तो चलो फिर, अपना काम यहाँ पर भी हो चुका है। अब बस मुझे अपने शोरूम पे जाके लेस्टर और बेनी से मिलना है और मुझे अपना नया वाला सीक्रेट बेस भी देखना है। और हमारी मस्टैंग भी हम लोगों ने शोरूम के पास वाली पब्लिक पार्किंग में रख दी थी, उसको भी हमें उठाना है अभी। ऑल्सो मैं सोच रहा हूँ कि उस वाली मस्टैंग जीटी को हम लोग मॉडिफाई करवा लें, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि हमें उसे मॉडिफाई करवाना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल के लिए मैं इस बाइक को फुल स्पीड में भगाता हूँ और हम लोग चलते हैं सीधा अपने शोरूम की तरफ। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं अपने शोरूम पर पहुंच चुका हूँ एंड यहाँ पर मेरी बात बैनी से भी हो चुकी है और ये मुझे बता रहा है कि फ्रैंकलिन और ट्रेवर को एक सीक्रेट बेस मिल गया था, जिसको अभी लेस्टर भी देखने के लिए गया और वो लोग वहाँ पे जाके सब कुछ सेटअप कर रहे हैं। ऑल्सो ये मुझे बता रहा है कि अपने शोरूम पे 2-3 लोग आए थे कुछ खतरनाक सी वेपन्स लेकर, और उन्होंने वो सारी की सारी वेपन्स लेस्टर को दे दी और लेस्टर उन्हें लेके अपने नए वाले सीक्रेट बेस पर चला गया। और अभी बैनी बोल रहा है कि हमें भी ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, अपनी मस्टैंग उठाकर चलते नए वाले सीक्रेट बेस को देख कर आते हैं। ऑल्सो बैनी यहाँ पे बोल रहा है कि हमें ना वेगोस गैंग के माफिया को उसकी फरारी वापस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस गाड़ी की प्राइस है $150 मिलियन, लेकिन अगर हम उसे कायो पेरिको में बेचेंगे तो वो $300 मिलियन की बिकेगी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो वेगोस गैंग का माफिया है ना, वो दिल का बड़ा अच्छा इंसान है। उसने बड़े प्यार से हमें
सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि हमें उसके संग ये करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग वेगास गैंग के माफिया के साथ भी अच्छे कनेक्शंस मेंटेन कर सकते हैं। और वैसे बेनी शायद पहली बार एक मस्टैंग जीटी के अंदर बैठा है। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा इसको स्वैग में टर्न करके देखते हैं गाड़ी को, बस कोई स्क्रैच वगैरह ना आ जाए। और अभी यहाँ पे काफी बड़ा स्क्रैच आने वाला था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अभी के लिए हम लोग निकलते हैं अपने नए वाले सीक्रेट बेस के लिए। और मुझे ना पर्सनली वेगास गैंग का सीक्रेट बेस बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उन लोगों ने अंडरग्राउंड ऐसी जगह पे सीक्रेट बेस बनाया, कोई सोच भी नहीं सकता। और क्या मस्त टनल वाला एंट्रेंस था, वो पता है मुझे बहुत सारे आइडियाज दे रही है उनकी वो वाली एंट्रेंस। तो मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में हम लोग अगर कोई नया सीक्रेट बेस बनाएंगे तो हम लोग भी वो चीज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं वो वाला सीक्रेट बेस देखने के लिए जो कि लेस्टर, फ्रैंकलिन और ट्रेवर ने डिसाइड करा है। और एक सेकंड, उससे पहले हम लोग आसपास के एटीएम पर चलते हैं, क्योंकि मुझे चेक करना है जिस $10 मिलियन के कट की बात हुई थी वो अभी तक ट्रांसफर हुआ है या फिर नहीं। तो अपनी गाड़ी को भगाते हैं और आसपास के किसी एटीएम पर चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पे एटीएम चेक कर लिया और हमें यहाँ पे अपने $10 मिलियन का कट भी मिल चुका है, जिसकी रिसिप्ट भी हमारे पास आ चुकी है। और हमने लेस्टर को दिए थे $20 मिलियन सीक्रेट बेस को बनवाने के लिए। उसमें से $10 मिलियन तो हमने ऐसी कवर कर ली है और इससे भी ज्यादा प्रॉफिट कमाने का ट्राई करेंगे। वैसे आप लोग बताना कि हमें इन $10 मिलियन का क्या करना चाहिए। मैं वो शोरूम खरीदने का सोच रहा था, बट भाई उसकी कीमत $150 मिलियन, सच में बैंक लूटना पड़ेगा उसके लिए। और एक सेकंड, ये कंस्ट्रक्शन वाले बोर्ड किसने लगा दिए यहाँ पे, पता नहीं आए दिन लॉस सैंटोस में क्या चलता रहता है। फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और सीधा चलते हैं अपने नए वाले सीक्रेट बेस की तरफ। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उस वाले एड्रेस पर जहाँ पर बेनी बोल रहा है कि हमारा नया वाला सीक्रेट बेस, और पता नहीं कौन सी पतली गलियों में से मेरी गाड़ी को निकलवा रहा है। और यहाँ पर एक अपार्टमेंट की बैक साइड वाली पार्किंग है। यहाँ पे कहाँ पे सीक्रेट बेस है अपना? चलो ठीक है, अभी बेनी बोल रहा है कि अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्किंग में लगा दो। अपना सीक्रेट बेस इन दोनों अपार्टमेंट्स के बीच में। भाई ऑलरेडी इन लोगों ने इतनी अजीब सी जगह चुनी है सीक्रेट बेस के लिए, उसमें भी अपार्टमेंट्स के बीच में सीक्रेट बेस बनाया है। यार पता नहीं लेस्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। $20 मिलियन भी ले लिया और ऐसी जगह पे सीक्रेट बेस बनाया है जहाँ पे दोनों तरफ अपार्टमेंट्स है और इनकी विंडोज में से पूरे दिन शो रहेगा। खैर ठीक है, अब तो उसने हमसे $20 मिलियन भी ले लिए हैं और सामने हमारे शायद सीक्रेट बेस का डोर है। लेकिन इतना छोटा और पतला सा सीक्रेट बेस क्यों है यार यहाँ का? और इसको खोलना, एक सेकेंड, ये तो ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर था और नीचे एक रास्ता जा रहा है। लेस्टर ने यहाँ पे एक अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस बनाया है क्या? फटाफट से अंदर चल के देखते हैं। और ओ भाई साहब, भैंस के यहाँ दरवाजा इतना सा था और अंदर से सीक्रेट बेस इतना ज्यादा हाईटेक है और इतना ज्यादा बड़ा है। भाई समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। यहाँ पे इतनी सारी चीजें दिख रही हैं एक्सप्लोर करने के लिए और यहाँ पे फ्रैंकलिन कुकिंग कर रहा है। भाई साहब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि फ्रैंकलिन खाना बना सकता है और ये यहाँ पे बर्गर बना रहा है। फिलहाल हम लोग दूसरी तरफ चल के देखते हैं कि बाकी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे ट्रेवर और अंडर वाटर माफिया भी है जो की साथ में बैठ के चिल कर रहे हैं। देख के लग रहा है ना कि पिछले एक हफ्ते में ट्रेवर और अंडर वाटर माफिया की काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। बाकी इस साइड में मुझे यहाँ पे कुछ नए लोग दिख रहे हैं जो कि शायद लेस्टर के दोस्त हैं और ये लोग शायद सीक्रेट बेस को सेटअप करवाने में हेल्प करने के लिए आए होंगे। सीक्रेट बेस तो सच में काफी बड़ा है और इस वाली साइड में कुछ स्क्रीन्स लगी हैं जो कि शायद लॉस सैंटोस के सीसीटीवी कैमरा से कनेक्टेड है एंड शायद ये अभी तक कनेक्ट नहीं हुई है। लेस्टर इन पे काम कर रहा होगा। एंड एक बार ना हम लोग दूसरी वाली साइड में भी चल के देखते हैं। यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है ईयर की जगह, जो की काफी ज्यादा डार्क रेफरेंस है, लेकिन इसकी लाइटनिंग काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। यहाँ पे एक और पीसी सेटअप भी है, शायद लेस्टर का कोई दोस्त आएगा। और अंदर की तरफ यहाँ पे कितने सारे सीपीयू पड़े हुए हैं और ये सारे कोई नॉर्मल सीपीयूज नहीं है, ये सारे एकदम हाईटेक सीपीयूज हैं जिनको लेस्टर यूज करता है डेटा स्टोर करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे और भी पीसी पार्ट्स हैं और ये वाला शायद एरिया ना बेनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार मैकेनिक्स के पार्ट भी पड़े हुए हैं। सही है, वैसे बेनी के पास आज तक कोई खुद का पीसी सेटअप नहीं था और ये वाला एरिया शायद प्लानिंग एरिया है, यहाँ पर आके हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। और वैसे ना ओवरऑल सीक्रेट बेस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन सीक्रेट बेस में कुछ ज्यादा ही बड़ा है शायद, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी सारी जगह खाली लग रही है और मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे और भी चीजें ला सकते हैं। बट जिस भी बंदे ने सीक्रेट बेस की थीम चूज करी है ना वो एकदम गेमिंग वाली थी और यहाँ पे ना इस वाले एरिया में कुछ ज्यादा अंधेरा टाइप है, तो मैं यहाँ पे कुछ लैंप वगैरह ले आऊंगा जो कि देखने में थोड़ा सा अच्छा लुक देगा। बाकी यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन भी रखी हुई है और यहाँ पर छोटा सा किचन एरिया भी है, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर आकर चिल भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये सीक्रेट बेस टोटली परफेक्ट है। और अभी हम लोग एक बार लेस्टर से भी बात कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, तो मेरी बात यहाँ पे लेस्टर से भी हो चुकी है और ये मुझे बता रहा है कि इस सीक्रेट बेस को बनाने में $20 मिलियन से भी ऊपर का खर्चा आया हुआ है, जिसके बाद हम लोग किसी भी और बंदे को सीक्रेट बेस के बारे में बताने का रिस्क नहीं ले सकते। ऑल्सो लेस्टर मुझे बता रहा है कि जो गन हमें डायमंड कैसीनो के बंदों ने सप्लाई करी है ना, उनमें से एक बहुत ही खतरनाक गन है और उसका नाम है रेल गन। और ये गन कुछ ऐसी दिखती है, मतलब टोटली डिफरेंट लुक है इसका। और लेस्टर बोल रहा है कि इस गन के अंदर इतनी पावर है ना कि ये एक साथ 2 गाड़ियों को ब्लास्ट कर सकती है या फिर पूरे एक हेलीकॉप्टर को गिरा सकती है। अब मुझे तो देखने में ये वेपन साइबरपंक का वेपन लग रहा है या फिर खिलौने वाला वेपन लग रहा है, बट अगर लेस्टर बोल रहा है तो पक्का इस वेपन के अंदर कुछ तो बात होगी। इसको हम लोग बाहर ले जाकर देखते हैं और पता करते हैं कि इसमें कितनी पावर है, क्योंकि
लेस्टर तो कह रहा है कि हम लोग इस वेपन का यूज करके एक पूरे हेलीकॉप्टर को गिरा सकते हैं और आरपीजी से भी कम टाइम लगता है। चलो ठीक है, जल्दी से गेट खोलते हैं और हम लोग भी बाहर चलकर देखते हैं कि इस वेपन में एक्चुअली कितनी पावर है। और बाहर आकर ना इसका लुक थोड़ा ठीक लग रहा है, अंदर तो ये थोड़ी अजीब सी लग रही थी। इसके ऊपर एक प्योर ब्लैक कलर है और यहाँ पे गोल्डन प्लेटिंग भी है, काफी कूल। अभी मुझे कुछ ऐसी गाड़ियां ढूंढनी है जिनके ऊपर मैं इस गन को टेस्ट कर पाऊं। एंड यहाँ पर ना पार्किंग में मुझे काफी सारी गाड़ियां दिख रही है, इनके ऊपर हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन एक सेकंड में गलती से अपनी मस्टैंग को ना उड़ा दूं। हम लोग ना अपनी मस्टैंग का कवर ले लेते हैं और सामने वाली गाड़ी के ऊपर टेस्ट करके देखते हैं। भाई साहब, एक सेकंड में पूरी गाड़ी उड़ गई। रुको यार, ये गन तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अभी सामने हमारे दो गाड़ियां एक साथ खड़ी हैं, उन पे टेस्ट करते हैं। भैंस की आंख, भाई क्या पावर है इस गन के अंदर। दो गाड़ियां एक साथ खड़ी थी और एक सेकंड में इस गन ने उन दोनों गाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी। ना ही इस गन के लुक्स इतने खतरनाक है और ना ही इस गन का वेट इतना ज्यादा है। पता नहीं कैसे इतनी पावर है। और एक बार इस गन की रेंज चेक करके देखते हैं ऊपर की तरफ चलाकर। और भाई काफी ज्यादा रेंज है इस गन की। भाई एक सेकंड में दो गाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी इस गन ने। पता नहीं कितनी ज्यादा पावर और रखती है। और अभी ना मुझे यहाँ पे पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है। हम लोग जल्दी से सीक्रेट बेस के अंदर चलते, नहीं तो वो लोग चेकिंग करते हुए यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो चलो गाइस, आज वाले एपिसोड को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने काफी कुछ कर लिया। हमें डगन बॉस के बारे में भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है और हमारे हाथ एक बहुत ही खतरनाक वेपन भी लग चुकी है। अब मुझे लगता है कि हम लोग डगन बॉस को टेक डाउन करने के लिए रेडी हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या हमें अब इस वेपन का यूज करके डगन बॉस को मार देना चाहिए या फिर हमें अभी और तैयारी करनी चाहिए। बाकी इस वाले एपिसोड का भी लाइक एम है 1000 लाइक्स का, और लास्ट वाले एपिसोड पर 24 घंटे में 1000 लाइक्स हो गए थे। तो होपफुली इस वाले पर भी हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालता रहूंगा, तो आप लोग मुझे वहां पर आके फॉलो कर सकते हो। और कमेंट करके बताना कि आपको इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले एपिसोड में। ऐसे सपोर्ट करते रहना। सी या, पीस आउट।